मित्रों, कल हमने प्रशिक्षण की विधियों के बारे में बात करी और प्रशिक्षण की जो विधियां हैं उसमें कार्योन्मुखी प्रशिक्षण विधियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग मेथड। उसके अंतर्गत पहला हमने प्रकार पढ़ लिया, दूसरे प्रकार के बारे में आज बात करेंगे। दूसरा प्रकार है प्रकोष्ठ प्रशिक्षण विधि। इसे ही प्रशिक्षण केंद्र विधि भी कहते हैं। इस विधि में कारखाने के परिसर में ही एक बड़े कमरे या हॉल में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाता है। इस हॉल में कारखाने में काम में आने वाली मशीनों की नकल से तैयार दूसरी मशीनें या मॉडल स्थापित कर दिए जाते हैं। इसका वातावरण भी कारखाने के वास्तविक वातावरण के जैसा ही रखा जाता है। प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक कर्मचारियों को इन मॉडलों पर कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण देने के लिए योग्य एवं प्रशिक्षक विशेषज्ञ रखे जाते हैं। जब प्रशिक्षणार्थी अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेता है तो उसे कारखाने में उसके पद पर लगा दिया जाता है। इस विधि के लाभ क्या हैं और दोष क्या हैं, उस पर बात करते हैं। लाभ नंबर 1, कारखाने के कार्य में अवरोध उत्पन्न नहीं होता। नंबर 2, नए कर्मचारियों को सीधे ही कार्य पर लगने से यंत्रों एवं निर्माण प्रक्रिया को होने वाली हानि से नहीं हो पाती। नंबर 3, प्रशिक्षण पूर्णतः नियंत्रित एवं क्रमबद्ध किया जा सकता है। नंबर 4, विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। नंबर 5, उत्पन्न शंकाओं का समाधान किया जा सकता है। नंबर 6, कम अवधि में प्रशिक्षण कार्य पूरा किया जा सकता है। नंबर 7, प्रशिक्षण के दौरान सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। इसके दोष या कमियां क्या हैं? यह विधि बहुत ही खर्चीली है। इसमें विनियोग भी बहुत कम करना पड़ता है। कृत्रिम वातावरण में प्रशिक्षण दिया जाता है। अनेक प्रशिक्षकों के कारण प्रशिक्षण में के लिए किसी भी का दायित्व निश्चित करना नहीं हो पाता। उपयुक्तता, यह विधि वहीं उपयोगी होती है जिस संस्था में निरंतर नए कर्मचारी आते रहते हैं तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। कंप्यूटर ऑपरेटर, टेलरिंग, जेवर एवं जवाहरात के कार्यों के प्रशिक्षण के लिए यह विधि भी उपयोगी हो सकती है। इसके बाद है प्रशिक्षण विधि, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मेथड। यह तकनीक कार्यों के प्रशिक्षण की विधि है। इसके अंतर्गत प्रशिक्षु किसी अनुभवी अधिकारी के निर्देशन में कार्य का तकनीकी ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करता है। इस अवधि सामान्यतः 6 माह से 5 वर्ष तक की हो सकती है। भारत में प्रशिक्षु प्रशिक्षण कई तकनीकी व्यवसायों एवं कार्यों में प्रदान करने की व्यवस्था है। इस प्रशिक्षण का नियमन प्रशिक्षुता अधिनियम 1966 के द्वारा किया जाता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही किसी उद्योग का स्वामी प्रशिक्षुता प्रशिक्षण हेतु किसी व्यक्ति को अपने कारखाने में रख सकता है। इस हेतु का अनुबंध किया जाता है। यदि प्रशिक्षु अवैध है तो वह अनुबंध उसकी ओर से उसके संरक्षक द्वारा किया जाता है। इस अनुबंध का प्रशिक्षु सलाहकार के पास पंजीयन भी करवाना पड़ता है। इस प्रशिक्षण की अवधि में सरकार द्वारा निर्धारित दर से प्रशिक्षु को भत्ता भी प्राप्त होता है। इस विधि के लाभ क्या हैं और दोष क्या हैं? नंबर 1, तकनीकी ज्ञान को भली प्रकार सीखा जा सकता है। नंबर 2, वास्तविक कार्य परिस्थितियों में कार्य सीखने का अवसर मिलता है। नंबर 3, प्रशिक्षण कुशल अधिकारियों द्वारा व्यवस्थित रीति से दिया जाता है। नंबर 4, प्रशिक्षकों को निर्धारित दर से पारिश्रमिक प्राप्त होता है। नेक्स्ट, ये विधि खर्चीली है। नंबर 2, इसमें प्रशिक्षण देने वाले अधिकारी के कार्य में बाधा उपस्थित होती है। नंबर 3, इसमें कई औपचारिकताएं करनी पड़ती है। उपयुक्तता, यह विधि तकनीकी कार्यों के प्रशिक्षण देने के लिए उपयुक्त है। इस विधि का उपयोग तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले छात्रों को वास्तविक कार्य परिस्थितियों में अनुभव प्रदान करने के लिए भी दिया जाता है। इसके बाद है प्रशिक्षण की अगली विधि, इंटर्नशिप प्रशिक्षण। जब सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्राप्त पेशेवर व्यक्तियों को वास्तविक कार्य दिशाओं में लगा करके व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तो उसे इंटर्नशिप प्रशिक्षण कहते हैं। आजकल कंपनी सचिव MBA करने वाले छात्रों को सैद्धांतिक प्रशिक्षण पास करने के बाद किसी संस्था में जाकर कुछ समय के लिए व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। डॉक्टरों के लिए तो वर्षों से इस प्रकार के प्रशिक्षण की अनिवार्यता है। इस विधि का लाभ यही है कि प्रशिक्षणार्थी को शैक्षणिक संस्थाओं में अर्जित ज्ञान को व्यवहारिक रूप से उपयोग करने का अवसर मिलता है, अतः वह सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक उपयोग करना सीख जाता है। इसके बाद है कार्य परिक्रमा या परिवर्तन विधि। यह बहुआयामी प्रशिक्षण विधि है। इसमें कर्मचारियों को संस्था के विभिन्न विभागों में थोड़े थोड़े समय में भिन्न भिन्न कार्यों पर लगाया जाता है। इससे वे संस्था के प्रत्येक विभाग के कार्यों को करने का प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त कर लेते हैं।
प्राय बैंकों में क्लर्कों एवं अधिकारियों को बारी बारी से भिन्न भिन्न काउंटरों पर बिठाया जाता है। इससे उनमें संपूर्ण बैंकिंग कार्यप्रणाली की जानकारी हो जाती है। इसके लाभ, इससे कार्य का वास्तविक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। नंबर 2, प्रशिक्षणार्थी संस्था के सभी विभागों के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। नंबर 3, किसी भी कर्मचारी के अनुपस्थित रहने पर संस्था के किसी भी विभाग के कार्य में बाधा उपस्थित नहीं होती है। नेक्स्ट, विभिन्न विभागों के बीच सहयोग बढ़ता है एवं समन्वय में सुविधा होती है। नेक्स्ट, कर्मचारियों में आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ती है जिससे वे अच्छे से अच्छा कार्य करने लगते हैं। सभी कर्मचारियों में अनौपचारिक संबंधों का विकास होता है जिससे आपसी भाईचारा बढ़ता है। नेक्स्ट, इससे आंतरिक संचार की बाधाएं कम की जा सकती हैं। इस विधि के दोष क्या हैं? दोष क्या हैं या कमियां क्या हैं? इस विधि से विभिन्न विभागों के कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट, बार बार कार्यस्थल परिवर्तन से कई कर्मचारी अप्रसन्न रहते हैं। नंबर नेक्स्ट, प्रत्येक विभाग में थोड़े थोड़े समय रखने से पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो पाता। नेक्स्ट, इस विधि से प्रशिक्षण में लोचहीनता पाई जाती है। नेक्स्ट, अधिकारी प्रशिक्षणार्थी पर पूर्ण ध्यान नहीं दे पाते। प्रशिक्षणार्थी के प्रशिक्षण में बहुत अधिक समय लगता है। नेक्स्ट, दैनिक कार्य की गति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद है अनुरूपक यंत्र एवं प्रशिक्षण सहायता सामग्री विधि। इस विधि में प्रशिक्षण देने वाले के लिए वास्तविक यंत्रों जैसे नकली यंत्र बनाए जाते हैं तथा उन पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसा प्राय तब तक किया जाता है जबकि वास्तविक कार्य या मूल यंत्र बहुत ही कीमती हो या उसमें उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल बहुत ही खर्चीला हो अथवा उन पर प्रशिक्षण देने में कर्मचारियों की सुरक्षा को खतरा हो। इसी प्रकार प्रशिक्षण सहायता सामग्री के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। इस सामग्री में वीडियो, टेप, टीवी, चार्ट, ब्लैक बोर्ड आदि प्रमुख हैं। इनके माध्यम से प्रशिक्षणार्थी को कई तकनीकी कार्यों की कार्यप्रणाली को आसानी से समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए विक्रेताओं को उत्पादों की तकनीक देने के लिए इस सामग्री का उपयोग किया जाता है। फलतः विक्रेताओं को ग्राहकों को अच्छी तरह से संतुष्ट कर पाते हैं। लाभ एवं दोष, वास्तविक या मूल यंत्र प्रशिक्षण की तुलना में खर्च कम आता है। इससे प्रशिक्षणार्थियों की सुरक्षा में सुनिश्चित की जा सकती है, किंतु इस विधि का दोष यह है कि इसमें वास्तविक कार्य परिस्थितियों का अनुभव नहीं हो पाता। नेक्स्ट, प्रदर्शन एवं उदाहरण विधि। इस विधि में प्रशिक्षक को प्रशिक्षणार्थियों के समक्ष स्वयं किसी कार्य को करके दिखाता है। इससे प्रशिक्षणार्थी स्वयं कार्य करना सीखते हैं। यह विधि छोटे मोटे यंत्रों के उपयोग एवं उनकी कार्यविधि को समझाने के लिए उपयुक्त है। बड़े कार्यों या कार्यविधि यंत्रों के प्रशिक्षण के लिए यह विधि सर्वथा अनुपयुक्त है। यह विधि सामान्यतः अन्य प्रशिक्षण विधियों यथा प्रवचन, विचार विमर्श आदि को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिक उपयोगी बनाई जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट, मार्गदर्शन एवं परामर्श। यह प्रशिक्षण की अत्यंत ही सरल विधि है। इस विधि में कर्मचारियों को यह सुविधा दी जाती है कि वे अपने कार्य में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन एवं परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ये विधि बहुत ही औपचारिक है। जब कठिनाई आती है मार्गदर्शन मिल जाता है। इससे कर्मचारी धीरे धीरे मार्गदर्शक एवं परामर्श में कार्य करने में दक्ष हो जाते हैं।